आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, सोल्यूशन। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इजी है, लेकिन बेटा इसे क्या है कि जो शुरुआत में जो कंसंट्रेशन वाली टर्म्स दी हुई हैं या जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, अगर आपने वो आसानी से कर लिए, मतलब उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली साथ साथ में, तब तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। इसमें जो रीजनिंग के भी जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, मतलब अगर आप कहें कि जो एक थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन उसमें से भी एमसीक्यू आते हैं। पर ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है, पर साथ आपको ना साथ साथ में प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि क्या करूंगी मैं जब चैप्टर कराऊंगी तो शुरुआत का जो कंसेप्ट है कंसंट्रेशन वाला, हालांकि ये आपने 11th में भी किया था, पर ये हम क्या करेंगे बड़े आराम से कराएंगे। और आपने, अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो सोल्यूशन, पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। बेटा सोल्यूशन का मतलब क्या होता है वो जानने से पहले आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मिक्सचर मिक्सचर क्या होते हैं। आपने पढ़े थे कि जो है आपने कंपाउंड्स पढ़े थे और एक मिक्सचर पढ़े थे। मिक्सचर्स किसको बोलते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को अगर हम मिक्स करें तो और वो आपस में रिएक्ट कर कर कोई नई चीज ना बनाते हो। जैसे आप देख लीजिए, मैं रेत ले लूं, सैंड ले लूं, सैंड में मैं नमक डाल दूं, तो इनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है कि मैं पानी लूं, पानी में मैं चीनी डाल दूं, तो आप देखेंगे पानी का फॉर्मूला भी वही रहेगा, H2O रहेगा। उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा चीनी डालने पे, और जो चीनी है उसका भी फॉर्मूला वही रहेगा। चीनी की भी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर आप वो एक शुगर सोल्यूशन लें तो उसमें अगर आप वाटर का कोई टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वो भी आएगा, शुगर का कोई टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो भी वो देगा। मतलब कोई नई चीज नहीं बनेगी। सपोज आप जैसे मान लीजिए, अगर आप फर्श आपका मार्बल का है, मार्बल के ऊपर आप एसिड गिरा देते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उसमें कोई नई चीज बन जाती है। तो मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में क्या होता है, जब आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं तो वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं। अब मिक्सचर जो है, आपने जब 9th में होंगे तो आपने पढ़ा था, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर बता देती हूँ कि ये क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें आप देखकर पता लगाते हैं कि इसमें 2 कंपोनेंट है या 3 कंपोनेंट है। जैसे आप सैंड है, सैंड के आप अंदर पत्थर डाल दीजिए, वो क्या हो गया, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। सिमिलरली पानी लीजिए, पानी में सैंड डाल दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि उसमें सैंड है और पानी अलग है। या आप दाल ले लीजिए अलग अलग तरह की, एक पिंक वाली दाल ले लीजिए और एक येलो वाली कोई दाल ले लीजिए। सॉलिड दाल की बात करी, कुक्ड की बात नहीं करी। आप दोनों को मिक्स करें तो आपको दिखाई देगा ना उसमें कि इसमें पीली दाल और जो है पिंक वाली दाल जो है उसका मिक्सचर है, तो वो होता है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बारी आती है होमोजीनियस मिक्सचर की, जो देखने में आप पता नहीं मैम लगा मैंने लेट पाएंगे कि ज्वाइन भाई, किया है। जिसने बेटा लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है। हमने ज्यादा अभी कुछ कवर नहीं किया। तो बेटा जो मिक्सचर है उसकी जो सेकंड कैटेगरी आती है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर, ये यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो जो लेट ज्वाइन करे हैं तो मेन ये है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हमने अभी कुछ खास कराया नहीं है। मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस कौन सा होता है कि अगर आप 2 चीजों को मिक्स करें, मिक्स करने के बाद आप अपनी नेक्ड आई से या प्रॉपरली ना देख पाए, कि नेक्ड से भी और वैसे भी आप ना देख पाए कि भाई इसके अंदर जो दोनों कंपोनेंट है अलग अलग हैं। जैसे आप मिल्क की बात करें, मिल्क जो है जब बेटा हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो मिल्क होता है ना वो हेट्रोजीनियस होता है। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको उसमें जो फैट पार्टिकल है वो अलग दिखाई देंगे। लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे आप चीनी को पानी में घोल लेते हो, तो क्या आप ये पता लगा सकते हो ये मॉलिक्यूल जो है ये चीनी का है, ये पानी का है, क्या आपको अलग अलग दिखेंगे वो?
नो मैम। नो मैम। है ना, तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही सोल्यूशन का नाम दिया गया है। तो कई लोग ये बोल देते हैं सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, सोल्यूशन दो तरह के नहीं होते, सोल्यूशन होमोजीनियस ही होता है, सोल्यूशन कैन नेवर बी हेट्रोजीनियस। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सस्पेंशन, एक होते हैं कोलाइड्स। कोलाइड्स के बारे में हम सरफेस केमिस्ट्री में जो है वो पढ़ेंगे। अब आता है सोल्यूशन की बात करें। अब आप सोल्यूशन देखो, इसकी डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, जिनकी कंपोजिशन को आप कुछ हद तक वेरी कर सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मीनिंग ये है कि देखिए, आप जैसे मान लीजिए पानी में चीनी घोलते हैं, तो एक बच्चा जो है 1 चम्मच चीनी घोलता है, पानी उतना ही लेता है, 1 ग्लास ऑफ वाटर लेता है दोनों का, या 250 ml वाटर ले रहे हैं दोनों। एक चम्मच चीनी डालता है, वो भी सोल्यूशन है। दूसरा 2 चम्मच चीनी डालता है, मतलब यू कैन वेरी द कंसंट्रेशन, लेकिन विद इन अ सर्टेन लिमिट। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, आप चीनी डालते जाएंगे, चीनी घुलना बंद कर देगी, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, जितना मर्जी दो चीजों को मिक्स कर सकते हैं, पर उनकी कंपोजिशन को हम एक हद तक वेरी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन होती है। तो ये मैंने पूरा डेफिनेशन क्लियर कर दिए कि भाई सोल्यूशन क्या होता है। अब आपको जब आप ये चैप्टर पढ़ें, ये जो चीजें मैं बता रही हूँ, कुछ बच्चों को लगती हैं कि भाई ये सिंपल ये चीजें क्यों बता रहे हैं, डेफिनेशन पे क्यों जोर दे रहे हैं, ये तो कभी आती नहीं है। लेकिन बेटा मेन बात है, पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है, कुछ एक दो जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप ये डेफिनेशन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि हम इस चैप्टर में पढ़ किस चीज के बारे में रहे हैं, तो आप जो है ना, फिर आप लैग करेंगे। उस टाइम तो आप रट्टा लगाकर मान लो नंबर भी आ जाए, लेकिन कुछ समय बाद फिर आप भूल जाओगे। तो हमने कभी भी किसी भी चैप्टर का शुरुआत में रट्टा नहीं लगाना है, हमने पहले उसको समझना है। जब हमें लगे कि हमें समझ आ गया है कि इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज पढ़ने वाली है, क्या चीज छोड़ने वाली है, तब हमने करना है। तो किसी भी चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही स्लो होगी, लेकिन धीरे धीरे जो है फिर वो फास्ट होता जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं हम। जो सोल्यूशन है, मैंने क्या कहा है, सोल्यूशन में कम से कम कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, कितनी चीजों को कम से कम मिक्स करना चाहिए? दो। तो ये कह रहे हैं कि कम से कम दो कंपोनेंट होते हैं। अब आप देखिए, पानी में अगर आप चीनी डालते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट हो गए, पानी एंड चीनी। ऐसे ही अगर पानी में चीनी के साथ साथ नमक भी डाल देते हैं तो इसमें 3 कंपोनेंट हो गए। तो वैसे जो हमारा कोर्स है जो हम करेंगे, हम ज्यादातर 2 कंपोनेंट वाला करेंगे। सिर्फ एक आएगा जिसमें हम दो या दो से ज्यादा भी करेंगे, वो क्या है, वो एक दो न्यूमेरिकल्स है, अदरवाइज हम दो ही कंपोनेंट वाला ज्यादा करेंगे। बाकी जो सोल्यूशन में कम से कम जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक को सल्यूट बोलते हैं, एक को सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूं, असल में थोड़ा सा कंसेप्ट में फर्क होता है अगर आप साइंटिफिकली इसे देखें। सल्यूट कौन सा होता है, सॉल्वेंट कौन सा होता है, वो डिपेंड करता है ये जो सोल्यूशन है ना, इसकी स्टेट क्या है। अगर ये जो सोल्यूशन है ये एक लास्ट में सॉलिड बनती है चीज, तो जो आपका सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड आएगा। लेकिन यहाँ पे हम उस चीज पे नहीं जाएंगे, उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपल सा जो 12th में सिखाया जाता है वही देखेंगे। हम ये देखेंगे कि भाई सॉल्वेंट वो होगा जो लार्ज अमाउंट में होगा, इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट बाय मास, और आपका जो सल्यूट है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब मैं पानी लूंगी, पानी में चीनी डालूंगी, तो चीनी आपका सल्यूट है और जो पानी है वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, ये सिंपल लेमन टर्म्स में बताया। अदरवाइज जो डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी अलग होती है, कि डिपेंड करता है जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं तो डिपेंड करता है कि स्टेट कौन सी बनी, ये जो सोल्यूशन है ये किस स्टेट का बना, ये सॉलिड बना, लिक्विड बना या गैस बना। अगर ये दोनों सॉलिड थे और सोल्यूशन भी सॉलिड बना, तो सॉल्वेंट वो होगा जो ज्यादा अमाउंट में होगा। अगर जैसे आप खुद सोचिए, जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो सोल्यूशन जो है वो लिक्विड फेस का, एक्वस फेस का बनता है,
तो इसलिए पानी जो है वो सॉल्वेंट हो गया। पर वहां पे अभी हमने उधर नहीं जाना उतनी डिटेल में, सिर्फ इतना समझिए सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है और सल्यूट कम अमाउंट में होता है। ये पॉइंट इसलिए बोल रही हूँ, न्यूमेरिकल करते टाइम आपको ध्यान में आना चाहिए कि भाई ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। जब भी न्यूमेरिकल आएगा आपका सबसे पहले माइंड में ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये सल्यूट है एंड दिस इज सॉल्वेंट। देन बेटा नेक्स्ट आता है बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन जो कि ज्यादातर हमने करने हैं, इसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सल्यूट एक सॉल्वेंट। बेटा सॉल्वेंट तो हमेशा ही प्रेजेंट होगा ही होगा, और एक सल्यूट, उसको बोलते हैं बाइनरी। फिर एक वर्ड बेटा आप देखेंगे एक्वस सोल्यूशन। अगर क्वेश्चन में मेंशन है ना एक्वस सोल्यूशन, इसका मतलब आपका वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। और अगर क्वेश्चन में मेंशन है नॉन एक्वस सोल्यूशन, इसका मतलब वाटर जो है वो सॉल्वेंट नहीं है, इसके अलावा कोई और सॉल्वेंट हो सकता है। इट कैन बी बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो मेंशन होगा। पर इतना ध्यान रखिए एक्वस जहां पे लिखा होगा इसका मतलब है वाटर इज बीइंग यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। बाकी अगर कई बार क्वेश्चन में ना मेंशन नहीं होता है, सोल्यूशन लिखा होता है, वो मैं आगे जब न्यूमेरिकल कराऊंगी तो दोबारा ये बात रिपीट करूंगी कि मेरे पास शुगर सोल्यूशन है। अब कुछ बच्चे बोलने लग जाते हैं मैम इसमें सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, कौन सा सॉल्वेंट है? तो बेटा जब मेंशन नहीं होता तो वाटर ही होता है वो। जब उन्होंने नहीं बोला होता तो वो वाटर की ही बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं कह दूं मेरे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, तो आप मेरे से ये क्वेश्चन मत करिए कि भाई आपका सॉल्वेंट कौन सा है। सॉल्ट सोल्यूशन का मतलब अगर मैंने बोल दिया इट मींस वो वाटर ही होगा। जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें भी ऐसी ही चीज आती है। बाकी यहाँ से बेटा पहला जो हमारा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कंसंट्रेशन बेस्ड न्यूमेरिकल। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कितना सल्यूट आपने सॉल्वेंट के नोन अमाउंट में डाला है। इसकी डेफिनेशन को सिंपल उसमें समझ लेते हैं। अब मान लीजिए आप दो बच्चे हैं, आप दो फ्रेंड्स हैं, एक जो है उसने 250 ml पानी लिया और दूसरे ने 1 लीटर पानी ले लिया, और दोनों ने उसके अंदर 10 ग्राम चीनी डाल दी। क्या दोनों सेम है? अब कुछ लोग कहेंगे अरे मैंने भी 10 ग्राम डाली है मैम, उसने भी 10 ग्राम डाली है, दोनों सेम है। क्या दोनों सेम है बेटा? नहीं मैम। नहीं नो ना। मैम, हाँ 250 तो वाले का आपको क्या ज्यादा वो होगा। हाँ, अब आप खुद सोचिए अगर आप इनको एक लेवल पे लेके जाएं, जब 1 लीटर में 10 ग्राम था तो 250 में उसमें कितना होगा? सिर्फ 2.5 ग्राम तो होगा। तो अब आप खुद सोचिए, दोनों को मतलब एक कॉमन ग्राउंड पे लाना पड़ेगा। तो दोनों को जब आप देखेंगे कि 250 ml सॉल्वेंट का अमाउंट जब सेम करेंगे तो आप देखेंगे सल्यूट का अमाउंट दोनों में सेम नहीं आ रहा, दोनों क्या है अलग अलग सोल्यूशन है ना। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन। सॉल्वेंट का मतलब होता है सिंपल पानी की बात कर रहे हैं, और सोल्यूशन का मतलब ओवरऑल जो चीज बनी है। मान लीजिए मैंने नींबू का रस डाला, मतलब मान लीजिए सपोज मैंने 1 ml नींबू का रस डाला, उसके अंदर मैंने 10 ml पानी डाला, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 11। सॉल्वेंट का कितना वॉल्यूम है? 10 है ना, तो वो 10। किसी में भी हम ले सकते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन। अब बेटा मैंने यहाँ पे अमाउंट वर्ड यूज किया है। अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप दाल ले आइए, तो आप वो केजी में लेके आते हैं या ग्राम में लेके आते हैं। अगर मैं आपको कहती हूँ कि भाई मुझे बताइए आप दूध कितना लेके आए, कितना अमाउंट लेके आए, तो वो आप लीटर में बता देते हैं मुझे, है ना। तो अमाउंट कैन बी इन एनी टर्म्स, और केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन की बहुत सारी टर्म्स हैं। तो कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इनमें से ये हमने शायद 11th में भी पढ़ा था ना, इसमें से पहला आता है आपका मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। हम एक एक करके पहले इनको डिस्कस करेंगे। बेटा ये मैं इसलिए करा रही हूं, अगर आपने ये जो शुरू के न्यूमेरिकल्स हैं ये कर लिए जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, तो आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर पहले से ही पढ़ लिया हो, तो आगे जो न्यूमेरिकल्स है ना आपके जो रिलेटिव लोरिंग से रिलेटेड या रॉल्स लॉ से रिलेटिंग, वो सारे जो न्यूमेरिकल्स है ना वो आप कहेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है।
सिर्फ ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये शुरू वाले कंसंट्रेशन वाले, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, इसीलिए मैं बहुत स्लो करा रही हूँ पहली क्लास में। मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, ये क्या होती है ये अभी डिस्कस करेंगे। देन आता है बेटा मोल फ्रैक्शन, उसके बाद आती है आपकी मोलैरिटी, मोलैलिटी। ये चार चीजें जो है ना हमने पढ़नी है। इससे पहले 2000 की बात है, जब कोर्स उस टाइम अभी रिवाइज हुआ था, उस टाइम नॉर्मेलिटी भी था कोर्स में, अभी नहीं है, अभी सिर्फ ये चार चीजें हैं। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोबारा से, हालांकि 11th में की थी पर हम इसे दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए बेटा मास परसेंटेज, ये 11th का मैंने सामने लिखा हुआ है आपका, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगी अभी। पहले तो मास परसेंटेज क्या होती है, एक मास परसेंटेज बेटा दो तरह की होती है, एक होती है W/W, एक होती है W/V, एक होती है V/V। अब ये कहाँ कहाँ यूज होती है ये मैंने 11th में नहीं कराया, ये अब कराऊंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे यही आएगा उसमें। W/W से किसी को कुछ आइडिया होगा, W/W का मतलब क्या होगा? जैसे देखिए ये मैंने W/W का मतलब वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, वेरी गुड। वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय जो है वेट ऑफ आपका सोल्यूशन, solution into 100. हाँ इंटू 100। अब ऐसे ही जो W/V का मतलब होगा, ये W/V का मतलब होगा वेट ऑफ सल्यूट, सल्यूट का वेट, सोल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है बेटा। और ये V/V का मतलब होगा दोनों का वॉल्यूम, सल्यूट का भी वॉल्यूम और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम। अच्छा, ये स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक चीज और आपसे पूछती हूँ, क्या आप जो शुगर है, चीनी है, जो कि एक सॉलिड है, क्या कभी आप उसको वॉल्यूम में खरीद के लाते हैं? No, ma'am. नो मैम, नो मैम, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से ये याद रखना है, ये जो W/W है ये ज्यादातर कब हम, और देखो बाकी अगर आप कहें कि मैम लिक्विड की बात करें तो बेटा जो मिल्क है वो भी, या घी जो हो गया अगर वो पिघला हुआ होता है वो हम तोल भी सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं ना, दोनों चीजें। लेकिन चीनी का कभी वॉल्यूम नहीं निकल सकता। हमेशा क्या निकालते हैं चीनी को, हम कैसे लेके आते हैं, हमेशा उसे मास के जरिए ही लेके आते हैं। लेकिन हाँ, घी को आप ला सकते हैं, लीटर के जरिए भी ला देते हैं, कुछ बेचते हैं, केजी में भी बेच देते हैं। ये मैं लेमन टर्म्स में बात कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अब आता है कि बेटा मास परसेंटेज, और ये जो आपका मास परसेंटेज जो है ना, दो तरह का होता है। एक होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, एक होता है मास बाय, सॉरी परसेंटेज बाय, जो ये जो परसेंटेज होती है, एक होती है परसेंटेज बाय मास, एक होती है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये दो तरह की परसेंटेजेस होती हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर ये गिवन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है वो अब आगे देखेंगे। तो दो तरह की परसेंटेजेस होती हैं, एक होती है परसेंटेज बाय मास, एक होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं, हम दो कैटेगरीज में चीजों को डिवाइड कर लेंगे। मेरे पास एक और शायद असाइनमेंट होगा, तो बेटा ये मैं थोड़ा सा आपको इतना विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगी इसमें। तो बेटा पहले हम बात करेंगे जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं। अगर मान लो आपके सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर, दोबारा से सुनिएगा बेटा, ये जो मास बाय परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा। तो बेटा अगर आप किसी सॉलिड चीज को किसी लिक्विड में घोलते हैं, और मान लीजिए मैंने पेपर में दे रखा है, मैंने दे रखा है परसेंटेज बाय वेट या बाय मास, इसका मतलब ये होता है वेट ऑफ, देखिए इसका मतलब क्या होता है परसेंटेज बाय वेट, अगर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन।
कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना जो है ग्राम सॉलिड प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल से समझ आएगा। सपोज मैंने आपको कहा है कि मेरे पास 25% NaCl सोल्यूशन है बाय मास। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि मैंने गिवन क्या दिया हुआ है। मैंने कहा है मेरे पास 25% NaCl सोल्यूशन है बाय मास। अब आप अपने मन में सोचिए कि NaCl सोल्यूशन किस तरह का सोल्यूशन है। ये एक सॉलिड इन लिक्विड का सोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये होगा 25% का मतलब होगा कितने ग्राम। इसका मतलब होगा मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 25 ग्राम और मास ऑफ सोल्यूशन मतलब टोटल इट इज इक्वल टू 100 ग्राम। और अब मुझसे कोई बच्चा पूछे मैम सॉल्वेंट का मास कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं 75 या जो वाटर होगा 75। तो ये आप ना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर मैंने आपको सॉलिड इन लिक्विड दिया है बाय मास तो उसमें से आपको क्या क्या चीजें आपको गिवन है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। या NaCl को हम सल्यूट भी लिख सकते हैं ना, ये सल्यूट हो गया। तो सल्यूट हमारा 25 ग्राम है और जो हमारा सोल्यूशन है वो 100 ग्राम है। उस हिसाब से हमारा सॉल्वेंट आ गया 75 ग्राम। ये सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट होता है बेटा, अभी हम बात कर रहे थे सॉलिड इन लिक्विड की। सॉलिड इन लिक्विड में अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया हो, अभी मैंने मास कराया, अब आता है वॉल्यूम दिया हो तो क्या मीनिंग होगा। परसेंटेज बाय मीनिंग अगर सॉलिड इन लिक्विड दिया है तो उसका मतलब होगा W बाय V। वेट ऑफ सल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो जब भी सॉलिड को लिक्विड में घोला जाता है अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया है इसका मतलब वो W बाय V वाला फॉर्मूला दिया है। इसको एग्जांपल से आप समझिएगा। सपोज मैंने आपको कहा है कि मेरे पास 25 ग्राम 25 ग्राम नहीं 25% NaCl सोल्यूशन है बाय वॉल्यूम। अब मैंने वॉल्यूम बोला है, पहले मास बोला था। तो इसका मतलब गिवन क्या है, मैंने आपको क्या दिया हुआ है, मैंने आपको दिया हुआ है कि कितना NaCl का मास है 25 ग्राम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नीचे क्या आएगा, ये कितने कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है वॉल्यूम में। 100 ml of solution. 100 ml या 100 सेंटीमीटर। 100 ml भी बोलते हैं, उसे सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो चीजें हैं ना, ये अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं पता, ये मैं दोबारा यूनिट से रिलेटेड बताऊंगी जब न्यूमेरिकल कराऊंगी। अभी तो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ। तो 25% NaCl सोल्यूशन बाय वॉल्यूम का मतलब होगा कि इसमें 25 ग्राम NaCl है और 100 ml सोल्यूशन है। अब कोई बच्चा बोले कि मैम सॉल्वेंट कितना होगा, तो बेटा वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि सॉल्वेंट जो है ना मैं वो कैसे निकालूंगी, क्योंकि वॉल्यूम में से तो मास माइनस होगा नहीं ना, ये ml में है, इसकी यूनिट ग्राम में है। तो दोनों को या तो वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा या दोनों को मास में चेंज करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। अभी नहीं मैं वो करा दी, वो डेंसिटी से आएगा। तो अभी इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ठीक है ma'am. बेटा। अब नेक्स्ट करते हैं, ये तो हो गया सॉलिड इन लिक्विड का। तो सॉलिड इन लिक्विड में मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, सॉलिड इन लिक्विड में परसेंटेज बाय मास का मतलब होगा W बाय W, परसेंटेज बाय मास का। और सॉलिड इन लिक्विड में परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब होगा W बाय V। ठीक है, ये हमने किया अभी। अब बारी आती है बेटा, अगर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया हो, अगर आपने इथेनॉल, मान लीजिए आप इथेनॉल ले लेते हैं, इथेनॉल मतलब अल्कोहल ले लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, तो वो लिक्विड इन लिक्विड है। तब हम बात करेंगे लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया हो। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप परसेंटेज बाय वेट या मास की बात करें तो परसेंटेज बाय वेट का मतलब सेम होता है W बाय W, लेकिन परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब V बाय V होता है यहाँ पे। अब ये एग्जांपल से आपको समझा देते हैं एक बार, ठीक है। सपोज इन्होंने ये कहा है कि मेरे पास 10%
इथेनॉल सोल्यूशन बाय वेट है, ये बाय वेट है, बाय मास इथेनॉल सोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि मेरे पास, क्योंकि ये बाय मास है तो m बाय m या w बाय w होगा, तो इसका मतलब मास ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 10 ग्राम एंड मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। दोनों के लिए, चाहे सॉलिड इन लिक्विड हो चाहे लिक्विड इन लिक्विड हो, परसेंटेज बाय मास का मीनिंग सेम होता है। ये समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 10% इथेनॉल सोल्यूशन। अब यहीं पे देखते हैं 10% इथेनॉल सोल्यूशन बाय वॉल्यूम। अगर मैंने ये दे रखा है बाय वॉल्यूम दिया हुआ, तो इसमें दोनों लिक्विड है, तो इसका मतलब कौन सा कंसेप्ट लगेगा? V बाय V। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो यहाँ पे बाय वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब V बाय V है, मतलब वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल is equal to 10 ml and volume of solution is equal to 100 ml। अब दोनों ml में दे रखे हैं, तो आप क्या निकाल सकते हैं? वो जो आपका सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 90। एक मिनट, ठीक है बेटा। ये जो होता है ये आपका था परसेंटेज बाय, ये आपका कंसेप्ट था परसेंटेज बाय वॉल्यूम का। इसमें किसी को दिक्कत? No, ma'am. ठीक है बेटा, ये हम आगे यूज करेंगे। अभी कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब बेटा एक आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि 1 लीटर सोल्यूशन में आपने कितना सल्यूट डाला है ग्राम में। ठीक है, मैं अगर आपको कह दूं कि आपने 1 लीटर सोल्यूशन में कितनी चीनी डाली, आप मुझे कहते हैं मैम मैंने 100 ग्राम चीनी डाली है एक में, तो आपका जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी? 100 ग्राम पर लीटर। तो ये अभी यहाँ नहीं यूज होता है, ये जब हम टाइट्रेशन करेंगे प्रैक्टिकल्स में तब यूज होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताने वाली हूँ कि बेटा 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट्स में ना बड़ी गड़बड़ आती है। कई बच्चों से ना सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं, लेकिन जब यूनिट्स में कहीं गड़बड़ आ जाती है तो उनको समझ में नहीं आता। तो ये ध्यान रखिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आता है हमारा मोलैरिटी। अभी न्यूमेरिकल हम कल स्टार्ट करेंगे। अब जो न्यूमेरिकल्स है ना बेटा, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि सल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मतलब n सल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को उन्होंने 11th में नहीं अगर ध्यान दिया था, तो वो कहेंगे ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं या कैसे निकालेंगे। तो बेटा पहले मैं बता देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को n से लिखते हैं। इसका मतलब होता है जिस भी चीज के आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं उसका जितना वजन है, जितना मास है, डिवाइड बाय उसके मोलर मास से उसे डिवाइड कर दें। Given mass by molar. हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास, तो वो होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। अगर नहीं ध्यान था तो अब ये याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं। गिवन मास मीन, अगर मान लीजिए आप पानी ले रहे हैं, पानी में आपने चीनी डाली है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम डिवाइड बाय जो है, जो भी आपकी शुगर है उसका जो है मास लिख देंगे आप। अगर आप मान लीजिए NaCl लेते हैं, NaCl आपने नमक लिया 10 ग्राम घोल दिया, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 10 डिवाइड बाय मोलर मास।
NaCl का मोलर मास कितना होता है? 23 तो होता है सोडियम का, प्लस 35.5 कितना हो गया? 58.5। तो ये जो है ये आपका फिर 10 डिवाइड बाय 58.5, क्योंकि ये जो मोलर मास होता है ये ग्राम पर मोल में होता है, तो ऊपर ग्राम होता है, ये ऊपर वाले में ग्राम हो गया, नीचे वाले में ग्राम पर मोल हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका आंसर है n किस में आ जाएगा? मोल में आ जाएगा। इसकी यूनिट का आपने ध्यान रखना है। मोल को MOLE ये फुल फॉर्म होती है, मोल की शॉर्ट फॉर्म होती है MOL, ठीक है ना, यूनिट्स की जो होती है। तो मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लेकिन बेटा ज्यादातर ना हमें लीटर में नहीं दिया जाता, हमें ml में दिया जाता है या सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है। और आपने भी, मैं ये सजेस्ट करूंगी, आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखें, आप 10-15 फॉर्मूले याद ना करें, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो फॉर्मूला हम इस तरह से याद करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट। हम हमेशा ना सल्यूट वर्ड यूज करेंगे। मान लीजिए आप NaCl सोल्यूशन ले रहे हैं, क्वेश्चन में NaCl लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में हम लिख देंगे कि NaCl हमारा सल्यूट है और जो हमारा वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। बार बार हम NaCl नहीं लेंगे, क्योंकि कई बच्चे ना जब फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे NaCl या NaCl लिख दिया, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सल्यूट कौन सा था, सॉल्वेंट कौन सा था। तो आप इसको सल्यूट और सॉल्वेंट से ही करें, और शुरू में मेंशन कर दें कि आपका जो सल्यूट है, आप जहां भी सल्यूट लिखेंगे उसका मतलब है NaCl, है ना, जहां भी आप सॉल्वेंट लिखेंगे उसका मतलब है वाटर। तो हम सल्यूट सॉल्वेंट से लिखेंगे। तो मोलारिटी क्या होगी? मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो हम यही याद करेंगे हमेशा फॉर्मूला। और मोलारिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, या इसे मोलार भी बोला जाता है, या कैपिटल M से भी लिखा जाता है। अब बेटा ये जो मोलारिटी है, अगर आप ध्यान से देखें, ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, वॉल्यूम के ऊपर। और आपको पता होना चाहिए जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो मोलारिटी का ये एक डिसएडवांटेज होता है कि अगर आपने किसी सोल्यूशन की मोलारिटी निकाली है तो मोलारिटी की वैल्यू विद टेम्परेचर चेंज करेगी। क्यों चेंज करेगी? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो आपका चेंज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम अगला जो कंसेप्ट है वो करेंगे, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन करेंगे।